Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. योर मनी पर आज खास कैसे आप कम कर सकते हैं अपने होम लोन की ईएमआई। हम देंगे आपको खास नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप कर सकते हैं अपने ईएमआई का बोझ कम। आज आपके होम लोन या किसी भी लोन से जुड़े सवालों के जवाब हम देंगे। होम लोन लेना हो या स्विच करना हो, हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। और आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं लाइव फेसबुक पर। कमेंट बॉक्स पर अपना सवाल डालिए और हमारे एक्सपर्ट देंगे आज आपको तमाम सवालों के जवाब। योर मनी में आज हम आपकी सहायता करेंगे आपका होम लोन कम करने में। जी हाँ, होम लोन का जो ब्याज आपकी जेब पे भारी पड़ता है उसे आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या है उसके 5 नुस्खे या मंत्र, ये योर मनी आज आपको बताएगा और साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देगा। मेरे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं विश्विन के सीईओ और को फाउंडर ऋषि मेहरा। ऋषि, स्वागत है आपका। और जैसा कि आज हमारा मुद्दा है कि होम लोन की ईएमआई जो जेब पर भारी पड़ रही है उसे कैसे कम किया जाए, कैसे बचा जाए। 5 सिनेरियोज हैं ऋषि जो हम लेकर आए हैं दर्शकों के लिए, एक एक करके सब पे बात करेंगे। और सबसे पहला सिनेरियो जो ये है, आप अपनी ईएमआई को बढ़ा सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था ऋषि के एक तो आरबीआई ने दरें बढ़ाई हैं और लेकिन उससे पहले हमने देखा कि एमसीएलआर की जो दरें हैं वो बैंकों ने बढ़ानी शुरू कर दी थी। लगभग हम कह सकते हैं कि 10 बेसिस पॉइंट से लेके 20 बेसिस पॉइंट तक की एमसीएलआर दरें बढ़ाई है बैंकों की तरफ से। उससे साफ तौर से ये होगा कि आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा और आपकी ईएमआई का बोझ भी बढ़ेगा। लेकिन क्या मैं टेन्योर कम करके अपनी ईएमआई बढ़ा सकती हूँ और होम लोन का ब्याज का जो झटका है मेरी पॉकेट पे वो कम हो सकता है? क्या ये नुस्खा हो सकता है? हाँ बिल्कुल जी। देखिए, आप जितना लंबा टेन्योर करते हैं एक होम लोन में, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, आपकी प्रिंसिपल कम जाता है और उस कैलकुलेशन में आपका टोटल इंटरेस्ट पे आउट ज़्यादा बढ़ता रहता है। सो आप जितना लंबा टेन्योर करेंगे आपके लिए होम लोन उतना ही भारी पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और है, जब आप अपनी ईएमआई बढ़ाएंगे तो आपका कुछ पार्ट उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट पे जाएगा। जैसे ही आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट ज़्यादा किया, आप पे उतना ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कम बनेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम चाहते हैं ऋषि कि आप उदाहरण देकर हमें ये समझाएं कि अगर मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, अगर मेरा इंटरेस्ट मान लीजिए 8.5% से बढ़कर हो जाता है 8.75%, जो कि शायद अगर नई दर है, तो ऐसे में अगर मेरा 20 साल का लोन है उसको बढ़ाकर टेन्योर हो जाता है 21 साल, तो यहाँ मेरा ईएमआई बढ़ाने से फायदा कैसे होगा, वो अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझना चाहूँ तो? हाँ देखिए, आप ये देखना चाहिए, अगर आप एक ईएमआई पे कर रहे हैं, आप 20 लाख का आपने लोन ले रखा है और आप 18,000 ईएमआई पे कर रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सा आपका इंटरेस्ट का जाता है, कुछ हिस्सा आपका आपकी पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पे जाता है। जब वो कैलकुलेशन होता है, आपने 6 महीने पे कर दिया और वो 21 साल हो गया, तो वो टोटल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। अगर आपने टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया तो आपका इंटरेस्ट जो अमाउंट है लगने का वो बड़ा होता जाएगा। सो आपने अगर 20 लाख दे रखा है, उसके ऊपर आपने फिर 21 साल कर दिया, तो आपकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम उसमें से निकलेगी, कम निकलेगी, तो आपको ज़्यादा पे करना, मतलब आपको कम पे इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। सो इस मामले में आपको ये चाहिए कि आप जितनी भी ज़्यादा ईएमआई बढ़ा सकें, उस ईएमआई से बढ़ाने से आपका जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है और जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग की पेमेंट है वो बेटर होती जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे आपको एक फिगर भी दी है। अगर आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ है और आपकी मौजूदा दर 8.5% है, तो 20 साल का अगर आपने लोन लिया है, लगभग आपकी जो ईएमआई है वो 43,391 रुपये जाती है। और यहाँ पर पूरा ब्याज जो आप पर पड़ता है वो 54 लाख के आसपास का है। अगर आपकी ये जो ब्याज दर है वो बढ़कर अगर 8.75% हो जाती है, लोन अवधि आप बढ़ाते हैं 21 साल तक, तो आपका जो ब्याज के बाद का लोन है वो लगभग 59 लाख के आसपास हो जाता है। वहीं अगर आप अपनी ईएमआई बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं साफ तौर से आपकी 3.5 लाख की बचत होती है अगर आप अपनी लोन की जो राशि है वो बढ़ा देते हैं तो। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बहुत दर्शक अपने सवाल भी हमसे पूछना चाहते हैं और ऐसे में ही सुधांशु ठाकुर हमारे फेसबुक के दर्शक हैं, इन्होंने अपना सवाल ऋषि हमें भेजा है। पूछ रहे हैं कि नौकरी करने वाले होम लोन कब ले सकते हैं और फिक्स लेना चाहिए करंट सिनेरियो में या फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना चाहिए? हाँ
देखिए, नौकरी वाले जैसे ही उनकी नौकरी 3 साल काम कर चुके हों तो उनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तब उनको लोन ले लेना चाहिए। अगर या उनको होम लोन चाहिए हो तो उनके लिए ठीक बैठता है, क्योंकि अगर वो अपना घर खरीद लेंगे तो एक एसेट भी बिल्ड हो जाएगा। अब इनकी बात रही कि फ्लोटिंग लेना चाहिए कि फिक्स्ड लेना चाहिए। देखिए, हमने पिछले 20 साल का एक डेटा रिसर्च किया है। हमने पाया है कि अगर आपको फिक्स रेट 9.75 से कम पे मिल रहा है तो आपको फिक्स रेट ले लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट 10-20 सालों में इस रेट के अराउंड रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये रही है कि इंडियन इकॉनमी बढ़ रही है। अगर इंडियन इकॉनमी बढ़ेगी और इंडस्ट्री बेटर होगी तो इंटरेस्ट रेट कम आएंगे, तो वो कम होते हैं। तो अगर आपको आज की डेट में अगर आपको फिक्स रेट ऑप्शन 9.75 से कम पे मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो नहीं लेनी चाहिए। और वैसे ज़्यादातर लोगों को फ्लोटिंग रेट ही होम लोन लेना चाहिए। फ्लोटिंग रेट में आपके साथ ऑप्शंस बनी रहती हैं। अगर आपका बैंक का रेट इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आप उसमें पे करके ईएमआई पे करके ईएमआई बढ़ा के या प्रिंसिपल पेमेंट करके आप उसको हमेशा कम कर सकते हैं। सो फ्लोटिंग हमेशा बेटर रहता है। 95% टू 99% लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होम लोन लेते हैं। तो फिक्स्ड जब बहुत रेट कम हो जाएं, जब आपको लगे कि अगले 10 साल बहुत ज़्यादा होने वाला है, उस बेसिस पे आदमी को ट्राई करना चाहिए। हमने पाया जिन कस्टमरों ने 8 या 8.5 या 9 पे फिक्स्ड लिया है वो पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छे रहे हैं। चलिए, इसी कड़ी में हमारे दर्शक अमर ने भी अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजा है और इन्हें भी होम लोन लेना है। लोन लेने के लिए कौन सी ब्याज दर सही होगी, फिक्स या फ्लोटिंग रेट, इनका भी सवाल है। लेकिन साथ ही ये पूछना चाह रहे हैं ऋषि कि कहाँ से लोन लेने में समझदारी है। क्या सरकारी बैंक से लोन लेना चाहिए या किसी एनबीएफसी का रुख करना चाहिए होम लोन लेने के लिए? क्या सलाह होगी इनके लिए? ये शायद पहली बार लोन ले रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, और साथ ही मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स पे रिसर्च भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके लिए सही दर कौन सी है। देखिए, जब आप होम लोन लेना जाते हैं तो आपके 2 या 3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है, उसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी कितनी मिल रही है, कौन सा बैंक आपको कितना लोन दे रहा है। अगर आपको एलिजिबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है या आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो ट्रेडिशनली हमने ये पाया है कि एनबीएफसी थोड़ा बेटर एलिजिबिलिटी देती हैं, जैसे कि बजाज हो गया या इंडिया बुल्स हो गया, वो आपको थोड़ा सा लोन ज़्यादा दे देते हैं। अब आप बात आई कि आपको किफ़ायत चाहिए, सबसे कम इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो पीएसयू बैंक्स का रेट काफ़ी और या बाकी बैंकों का रेट आसपास ही होता है, बट 0.5 बेसिस पॉइंट का एक फ़र्क होता है, थोड़ा सा 0.5 बेसिस पॉइंट का। बेस्ट में देखो आज की डेट में एसबीआई, एचडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग ये सब 8.45 की रेंज से स्टार्ट होते हैं। अगर आपका लोन अमाउंट बढ़ता है 50 लाख या 75 लाख होता है तो 8.7 तक पहुंचते हैं। उन बेसिस पे ये बैंक बेटर रहते हैं क्योंकि इनकी सर्विस होती है। होम लोन एक बड़ा प्रोडक्ट है, आप बड़ी चीज़ ले रहे हैं, आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन देने होता है, तो सर्विस भी डिपेंड करती है कि आप किससे कंफर्टेबल हैं, जो आपसे थोड़ा कम डॉक्यूमेंट मांगे। पर अगर आप इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी की बात करें तो आपको एसबीआई, एचडीएफसी लिमिटेड और ये अच्छे ऑप्शंस हैं। एलिजिबिलिटी ये जाएं तो आपको एनबीएफसी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर्टी पे ज़्यादा दे देते हैं। एक चीज़ आपको और इनको आइडेंटिफाई करनी होगी कि ये कितने टेन्योर का लोन लें। देखिए, आपने अभी जैसे आपने मेरे से अभी सवाल पूछा था, टेन्योर बहुत मैटर करता है टोटल इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप टेन्योर किसी भी तरह आपको 15 साल में ही आपकी ईएमआई बैठ रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 15 साल में दे दीजिए। ये मत कोशिश कीजिए आपको 30 साल का अगर मिल रहा है तो टेन्योर बड़ा कर लेता हूं, आज आपको अच्छा लगेगा। पर आप अगर 15 साल या 20 साल के डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे एक टेन्योर से, तो आपको पता लगेगा कि आप एक 20 लाख के लोन पे 5 लाख से 7 लाख रुपए बचा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे आज के मुद्दे की ओर, जहाँ पर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि कैसे उनके ईएमआई का बोझ कम हो सकता है। तो पहले आपको बताया हमने कि आपको ईएमआई बढ़ा देनी चाहिए, उससे आपका बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, आप चाहें तो अपना लोन स्विच भी कर सकते हैं और स्विच करके भी आपकी ईएमआई कम हो सकती है। अब इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या क्या नियम होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे, और कितना कम रेट का ऑफर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरे बैंक से? ऋषि, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि 10 या 15 बेसिस पॉइंट अगर आपको कम ऑफर कर रहा है दूसरा बैंक तो उसको स्विच करने में समझदारी नहीं होगी। यहाँ पे आपका फायदा बड़ा होना चाहिए। करेक्ट। देखिए, जब आप बैलेंस ट्रांसफर करने जाते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नए बैंक में प्रोसेसिंग फ़ी कितनी ली जा रही है, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी अपफ्रंट पेमेंट है। आपने अगर कुछ प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा दे दी तो आपको जितना भी बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा।
तो आपको ये देखना है कि प्रोसेसिंग फी जिस बैंक में बहुत कम हो और उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपने डिसाइड किया रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.10 बेसिस और 0.25 बेसिस तक खास फायदा नहीं होता। अगर आपने 0.4 बेसिस से 0.5 बेसिस को आपको डिफरेंस मिल रहा है तब आपको काफी बचत होगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए 0.25 से मिनिमम ऊपर होना चाहिए। एक चीज आपको और बहुत ध्यान रखनी चाहिए, आप कोशिश कीजिए कि आपने जब नए बैंक में जा रहे हैं तो टेन्योर, आपने पिछली बार 20 साल का लोन लिया था, आपने 3 साल हो गए आपको लोन देते हुए, तो अगला टेन्योर भी 17 साल का रखिए। कहीं ये गलती मत कर बैठिएगा कि अगली बार आपने 20 साल का लोन ले लिया तो आपने वैसे तो ईएमआई आपको कम लगेगी पर आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी है, आपने जिस टेन्योर के लिए शुरू किया था अगर बैलेंस ट्रांसफर कर भी रहे हैं तो उसमें बचा हुआ टेन्योर का ही उतना लोन और एक्स्ट्रा लीजिए। और अगर 0.4 बेसिस और 0.3 बेसिस पॉइंट में आपका बचत हो रहा है तो वो बचत आपके लिए काफी बड़ा हो जाता है। वो आपको 2 से 3 लाख रुपए भी बचा देता है। ये लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर करोड़ 1.5 करोड़ का लोन है तो आपको 5 से 7 लाख रुपए का भी बचत हो सकता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। और सेकेंडली प्रोसेसिंग फी, अगर आपने आधा % प्रोसेसिंग फी दे दी तो आपका अगर 50 लाख का लोन है तो आपको काफी पैसे अपफ्रंट चले जाएंगे और आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। ये तीनों की कैलकुलेशन आपको इकट्ठे करनी पड़ती है। आप अपना टोटल इंटरेस्ट आज की डेट में देखिए कि कितना आउटस्टैंडिंग है, आपको प्रोसेसिंग फी कितनी देनी पड़ रही है और नए बैंक की बचत के इंटरेस्ट आपका कितना बच रहा है। और एक ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप उतने ही टेन्योर के लिए कीजिए। और राइट, यहाँ पे टेन्योर में आपको बदलाव नहीं करना चाहिए और कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का तो आपको फायदा होना ही चाहिए, तब जाके आप अपने लोन को स्विच करें, उसी में ही समझदारी है। लेकिन ऋषि, सवाल आए हैं दर्शकों के और मनोज बजाज जी का सवाल ये है कि इनकी इनकम लगभग 4.25 लाख की है सालाना और इनकी वाइफ की 3.5 लाख की है। इन्हें कितना लोन मिल पाएगा और कैसे आसानी से ये लोन ले, इस पर सलाह चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर इन्हें रुख करना चाहिए? क्या सलाह होगी ऋषि? देखिए, इन्होंने जैसे नेट इनकम बताया कि टोटल 8 लाख की है, तो इनका अराउंड 60,000 अराउंड 30,000 की ईएमआई, इनको 35 से 40 लाख का लोन मिल सकता है। रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं अभी बैठ के, तो इनको 35 से 40 लाख लोन मिल सकता है। क्योंकि इनको जॉइंट लोन लेंगे तो ही इनको 35 से 40 लाख तक लोन मिलेगा, क्योंकि मैंने दोनों की इनकम कैलकुलेट की है। देखिए, ये उस कैटेगरी में आते हैं, वो एक बहुत बड़ी बचत है। इनको जरूर प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेना चाहिए अगर उस क्राइटेरिया में ये फिट करते हैं। कोई घर पहले अपने नाम पे ना हो और इनकी टोटल इनकम इससे तो ये कैलकुलेट करके फिट हो गए हैं, और जो ये प्रॉपर्टी देखें वो उसी क्राइटेरिया और उसी सेगमेंट में आती हो, उतना ही कवर्ड एरिया हो और वो अप्रूव्ड हो उस स्ट्रक्चर में। अगर ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रख लें तो काफ़ी इनकी 2-2.5 लाख रुपए या 3 महीने में इनके प्रिंसिपल अमाउंट में एक्चुअली ऐड हो जाएगा और इनको इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा एक टोटल होम लोन अमाउंट में। उसमें इनको बहुत बड़ी बचत होगी उस मामले में। ऑलराइट, चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा फोकस है होम लोन पर ही और आपको बताएंगे कि कैसे ईएमआई को आप कम कर सकते हैं, ये तमाम नुस्खों के बाद, और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप बोझ जो आपकी जेब पर है उसे आप कम कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऋषि मेहरा। ऋषि, आगे बढ़ते हैं और मुझे अब ये समझना है ऋषि आपसे कि अगर मैं पार्ट पेमेंट कम कर देती हूँ तो क्या मेरे ऊपर होम लोन का जो बोझ है वो कम हो सकेगा? थोड़े से पैसे मेरे हाथ में और आएंगे और मैं निवेश कर पाऊंगी? देखिए, पार्ट पेमेंट का एक प्रिंसिपल होता है कि अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपकी होम लोन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 30 लाख की, आपके पास कोई पैसा आया है, वो आपके पास चाहे वो कंटिजेंसी फंड में एक आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा पड़ा है या कहीं और से आपके पास पैसा आया है, तो आप उस पैसे को अपना होम लोन में पार्ट पेमेंट कर दीजिए। आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो गया। कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे चलती है और उस बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपका 30 लाख का लोन है और आपने कहीं 2-3 लाख रुपए आपके पास आ गए, हर 2 साल 3 साल में आपके पास कोई बोनस आता है या आपके पास कोई भी इंसेंटिव मिलता है आपको, आप या तो उसको इन्वेस्ट करेंगे या उस पर कमाना चाहेंगे या आप उसका होम लोन अपना प्रीपे कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो ठीक है, मैं मान गया कि आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है और अगर हम होम लोन से भी ज़्यादा
पैसा कमा पा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा पा रहे हैं तो अच्छा है। बट अगर आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट में रख रखा है और कंटिजेंसी फंड आपके पास बना हुआ है, उसके बावजूद भी आप एक 8% का इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंक से फिक्स डिपॉजिट पे, पर और उसके बाद आप दे रहे हैं 9% का, तो वो आपके लिए एक वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो कंटिजेंसी फंड के अलावा है और आपको उतना इंटरेस्ट नहीं कमा के दे रही है, वो आपको अपने होम लोन को उसको पार्ट पेमेंट दे देना चाहिए, जिससे आपका इंटरेस्ट बहुत बचेगा। ऑलराइट, साथ ही ज्यादा डाउन पेमेंट कितना मददगार साबित होगी यहाँ पर? हाँ, देखिए एक चीज और आपका होता है कि आप जब आप होम लोन ले रहे हैं, कई बार ये टेंटेटिव हो जाता है कि आप अपना डाउन पेमेंट को एक मिनिमम अमाउंट या जितना भी उन्होंने दिया होता है उतना ही करते हैं। अब आप एक स्टार्टिंग लोन में अगर आपके पास पैसे हैं और आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि टेन्योर अभी से स्टार्ट हुआ है, इंटरेस्ट अभी से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है, उस पर अगर आपने डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दिया, आपके पास कोई भी एसेट्स हैं, मैं उसी की बात करूंगा कि अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हैं जो आपके कंटिजेंसी प्लान से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अगर एक 30 लाख का लोन ले रहे हैं और अगर वर्सेस आप 35 लाख का लोन ले रहे हैं, वो 5 लाख का इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे 20 साल के ऊपर, तो वो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपका 15 से 20% इंटरेस्ट सेव हो सकता है अगर आप उसको डाउन पेमेंट ज़्यादा करके आप शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत फ़ायदा का सौदा रहता है कि आप मिनिमम टू मिनिमम लोन लीजिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू होता है। ऑलराइट, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत दर्शक अपने सवाल फेसबुक पे छोड़ रहे हैं और एक एक करके तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम ऋषि से, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। जर्मनी में मुनीश रंजन सहाय का सवाल मैं लूंगी। ऋषि, इनका सवाल ये है कि एसबीआई से लोन लिया हुआ है, क्या अगर मैं इसका रिपेमेंट कर देता हूँ तो कोई बेनिफिट होगा या रिपेमेंट के कोई चार्जेस इनको लगेंगे? रीपेमेंट क्या प्रीपेमेंट कह रहे हैं? प्रीपेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट की बात कर रहे हैं या? हाँ, देखिए अगर किस साल लिया है ये पता नहीं है, बट बेसिकली आज की डेट में ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप अगर प्रीपेमेंट करो तो आपके कोई चार्जेस होते हैं। एक सर्टन अमाउंट तक होता है कि आप 25% तक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसके बाद 25% कर सकते हैं, बट उसके कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, प्रीपेमेंट करना बहुत बेटर रहेगा इनके लिए, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट में सेविंग्स होगी और वो सेविंग्स का इनको बहुत फायदा रहेगा। अगला सवाल पंकज जैन का मैं लूंगी। बिजनेस के लिए इन्हें लोन लेना है और प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर कैसे लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ये समझना चाहते हैं। देखिए इनका एंड यूज ये कह रहे हैं कि इनको बिजनेस करना है। प्रॉपर्टी अगर इनके नाम पे है और ये उसको लोन लेना चाहते हैं तो इनको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो उनको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी और अपनी इनकम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन दोनों बेसिस पे बैंक कैलकुलेट करेगा वो इनको कितना लोन दे सकता है। मोस्टली ये होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो 85% तक प्रॉपर्टी की वैल्यू का आपको लोन मिल जाता है। बट दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि वो कैलकुलेट बैंक ये भी करता है कि आपकी इनकम कैपेसिटी क्या है जो आप पे कर पाएँ, तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। दोनों में जो बेस्ट अवेलेबिलिटी एलिजिबिलिटी बैठती है उसके बेसिस पे इनको लोन मिल जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आजकल तकरीबन सब बैंक करते हैं, चाहे वो PSU बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो या बाहर के बैंक हो। ये किसी भी बैंक की अप्रोच कर सकते हैं जिसमें इनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बेटर होता है। ये होम लोन से थोड़ा महंगा होता है। अगर ये सोचें कि इनको 8.4 से 8.7 पे मिलेगा, ये होम लोन की तरह नहीं होता। ये 10% से लेके 11.5% के बीच में मिलता है और ये उसके उस एंड यूज को किसी भी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलराइट ऋषि, गिरीश काचरा हमारे दर्शक का सवाल है, पूछ रहे हैं कि अगर EMI बढ़ जाती है लोन के टेन्योर के दौरान तो अगर ये अपना बैंक चेंज करना चाहे तो ऐसे में इन्होंने ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी बैंक टेक ओवर कर लेगा। जो करंट बैंक है जिससे इन्हें स्विच करना है वो सब्सिडी टेक ओवर कर लेगा, तो ये कितना सच है? और हमारा आखिरी नुस्खा भी प्रधानमंत्री आवास योजना का इस्तेमाल करना ही है, तो पहले आप उसके बेनिफिट्स हमें समझा दीजिए, उसके बाद गिरीश के सवाल का हम जवाब देंगे। हाँ, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको क्या होता है कि आज की डेट में बेनिफिट बहुत बड़ा है। आपको जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको एक सिंपल एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट में आपको 2 चीज़ें कहनी होती है कि मेरा ये और कोई घर नहीं है और मेरी इनकम इसी क्राइटेरिया में फिक्स होती है। उसके बाद
वो प्रॉपर्टी को वैलिडेट करते हैं और प्रॉपर्टी को वैलिडेट करने के बाद 2 या 3 महीने में सीधा आपके होम लोन अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। और वो होम लोन अकाउंट में जब पैसा आता है तो वो आपकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग से डिडक्ट हो जाता है। तो आपको एकदम, अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है, 2 लाख 2.5 लाख के बीच में आपका अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। 30 लाख का लोन आपको 27 लाख का दिखेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करने जाएं तो आपको बहुत बड़ा फायदा इसमें नजर आता है। ठीक है। अब इनमें दूसरी बात करी कि वो बैंक ले लेगा, ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफाइंड नहीं है कि आप बैंक को ट्रांसफर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ही उतना हो गया। अब वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग उतना हो गया तो वो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनको। और राइट, जल्दी से आखिरी सवाल लेंगे, समय कम है हमारे पास। ऋषि, दिलीप सोनी बोल रहे हैं कि इनकी वाइफ नॉन अर्निंग है और इनके फादर जो है वो पेंशनर है। क्या वो को एप्लीकेंट हो सकते हैं किसी भी लोन के लिए, या अगर लोन के अमाउंट में इनको इजाफा करना हो, बढ़ोतरी करनी हो, तो क्या को एप्लीकेंट हो सकते हैं कोई से भी एक? देखिए, अगर वाइफ काम नहीं करती है तो उनकी कोई इनकम नहीं होगी। अगर इनकम नहीं है तो उनको अगर को एप्लीकेंट करते हैं तो होम लोन एलिजिबिलिटी में तो कोई फायदा नहीं होगा और उसका कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर इनके फादर की एक पेंशन है, पेंशन एक एज हो चुकी होती है, उसको भी काफी बैंक कंसिडर नहीं करते हैं, तो उसका कोई खास वैल्यू नहीं मिलेगी इनको दोनों को बोरोवर बनाने में। ऑलराइट, दोनों में से कोई भी यहाँ पर को एप्लीकेंट नहीं हो सकते हैं। दिलीप, ये है आपके सवाल का जवाब और बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ ऋषि आज शो पे आके तमाम सवालों के जवाब देने का। योर मनी में फिलहाल मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन कोई सवाल अगर आपका है तो अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ @kavita.th पे ट्वीट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।